हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि किसी भी एल्गोरिथम या कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, किस नोटेशन में उसको शो करते हैं। ये आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की क्या होती है कि एक एल्गोरिथम आपसे इनपुट लेता है और इनपुट के बाद उस पर कुछ किसी किस्म की प्रोसेसिंग करता है और आपको कोई आउटपुट देता है। अब कितनी देर में ये उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देता है उसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स की डिफरेंट होती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, कोई एक काम आपने करना है या करवाना है कंप्यूटर से। इस काम को करवाने के लिए दो एल्गोरिथम लिखे गए हैं, एक एल्गो 1 है और एक एल्गो 2 है। अब मैं इन दोनों में से किस एल्गोरिथम को बोलूंगा कि ये एल्गोरिथम मेरे लिए बेस्ट है, तो मुझे उसके लिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी एल्गोरिथम 1 की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एग्जीक्यूशन में इनपुट लेकर उस पे प्रोसेसिंग करके आउटपुट करने में एल्गोरिथम 1 कितना टाइम लगा रहा है, इसी तरह एल्गोरिथम 2 इसी काम को करने पे कितना टाइम लगा रहा है। इन दोनों में से जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी मेरे लिए वही वाला एल्गोरिथम या कोड बेस्ट होगा। तो और इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक नोटेशन का जिसको बोलते हैं बिगो नोटेशन। तो बिगो नोटेशन के अंदर इस जगह पे हम लिखा करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी कैलकुलेट होकर आया करेगी। अब आपका कोई भी कोड है या एल्गोरिथम है उसके अंदर हमने क्या लिखे होते हैं, उसके अंदर हमने लिखे होते हैं स्टेप्स और इन्हीं स्टेप्स को हम कहते हैं स्टेटमेंट और इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो इसका मतलब है एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर रही होती है कि आपके प्रोग्राम के अंदर टोटल स्टेटमेंट्स कितनी है। तो मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्राम है इंट मेन और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट की स्टेटमेंट, या फिर इसको हम आउटपुट की स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। हमने एक प्रिंट करवाना मैसेज हेलो, ये वाला मैसेज प्रिंट करवाना है। इस प्रिंट की जगह पे मैं सी आउट भी यूज कर सकता हूँ, प्रिंट एफ भी यूज कर सकता हूँ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी यूज कर सकता हूँ। तो ये कोई भी किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, सी, पाइथन, उनमें से किसी एक के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि एक मैसेज शो करेगी और इसमें यहाँ पे रिटर्न 0 है और ये ब्रैकेट मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैंने बतानी हो तो कितनी है। मैंने इसमें देखना है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है। अब आप इसमें देखें इंस्ट्रक्शंस कितनी है। एक इंस्ट्रक्शन ये है तो मैं इसको एक नंबर असाइन कर दूंगा 1 और एक इंस्ट्रक्शन ये रिटर्न 0 वाली है। अगर मैं रिटर्न 0 वाली इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर दूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है जिससे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले किया जा रहा है हेलो का। तो मैं जो भी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन सब का टोटल जो है ना मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो फिलहाल मेरे पास टोटल आया 1, तो मैं बोलूंगा बिगो ऑफ 1 इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आपका ये एल्गोरिथम किस मशीन के ऊपर रन किया जा रहा है, उस मशीन का प्रोसेसर कितना है, उस मशीन की रैम का साइज कितना है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन फिलहाल अगर हमारे सामने कोई भी एल्गोरिथम अगर लिखा हुआ है, हमें बोला जाए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएं कितनी होगी, तो हमने उसकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को गिन लेना है, टोटल कर लेना है, जितनी भी वो स्टेटमेंट्स हैं वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब एक और एग्जांपल करते हैं जहां पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम थोड़ी बढ़ा देते हैं। अब आप एज्यूम करेंगे यहाँ पे इंट मेन है और इस इंट मेन के अंदर अब एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि 3-4 स्टेटमेंट्स हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है n1, एक वेरिएबल बना हुआ है n2। यहाँ पे n1 में मैं स्टोर करवा देता हूँ 10 और n2 के अंदर स्टोर करवा देते हैं 15। और यहाँ पे मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाई है, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 तो एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा सी आउट n1 इज ग्रेटर।
ये कोड है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न 0 और ये मेन की ब्रैकेट बंद। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो चलिए, ये स्टेटमेंट कितनी दफा चलेगी? एक दफा। ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा चलेगी? वन टाइम। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कितनी दफा चलेगी? वन टाइम। ये वाली स्टेटमेंट भी वन टाइम। इसी तरह ये जो इफ का चेक है ये भी कितनी दफा चलेगा? वन टाइम। और अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा चलेगी? वन टाइम। ये ब्रैकेट्स मेरे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसी वजह से मैंने इनको काउंट नहीं किया। अब इन सबको आप प्लस कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है बिग O ऑफ 6। मैं अब बिग O ऑफ 6 नहीं लिखूंगा, बल्कि प्रोग्रामर्स जो नोटेशन यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, जो 6 है ना ये कांस्टेंट है। मतलब आप 10 साल बाद भी इस कोड को चलाएंगे तो ये स्टेटमेंट्स कितनी रहेंगी? 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स ही रहेंगी, ये चेंज नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पे आपके जो डाटा है वो सिर्फ दो नंबर्स हैं, ये दो ही रहेंगे, ये दो से इंक्रीज नहीं कर रहे। तो इस तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेशक इधर 10 आए, बेशक 8 आए, बेशक 12 आए, बेशक 200 आए, हम उसके लिए यूज करते हैं बिग O ऑफ 1। बिग O ऑफ 1 जब भी होगा तो हम बोलेंगे हमारे डाटा का साइज कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो कि रिपीट हो रही हो एक खास नंबर्स तक, बल्कि ये सारी की सारी कितनी दफा चलेंगी? 6 तक। और 6 को मैंने कहा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को जब भी आपने शो करना है बिग O 1 में आपने शो करना है। अब अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट्स होती 15, तो आपके पास टोटल आता बिग O 15, तो क्या हम लोग इसके अगेंस्ट लिखते? हम लिखते बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस एल्गोरिथम की या फिर इस कोड की। तो ये एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने पढ़ी देखी जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं। अब एक ऐसा कोड आ गया जिसके अंदर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो रही हैं। रिपीट से मुराद है लूप्स लगे हुए हैं। हम यहाँ पे कोड लिखते हैं इंट मेन, और इस मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है n। अब मैं कहता हूँ n इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगाया और इसके अंदर मैंने कहा इंट I is equal to 1, I is less than equal to n and I प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ I को, और यहाँ पे रिटर्न 0 है, और ये मेरी क्लोजिंग ब्रैकेट। अब आप देखें कि ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? जस्ट वन टाइम। ये लूप की ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? वन टाइम। इसी लूप को हम लोग अगर वाइल में लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इंटीजर I इज इक्वल टू 1 वाइल, और वाइल में यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाएंगे I इज लेस देन इक्वल टू n, एंड यहाँ पे सी आउट वाली स्टेटमेंट होगी, और ये ब्रैकेट बंद। और ये ब्रैकेट बंद होने से पहले, एंड होने से पहले लूप की ब्रैकेट यहाँ पे हमने I प्लस प्लस यूज किया होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? वन टाइम एग्जीक्यूट होगी। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये फॉर लूप की ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये वन टाइम रन होगी। ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा चेक होगी? ये पहले I1 है, 1 इज लेस देन 20, उसके बाद I2 होगा, 2 इज लेस देन 20, 3 4 5 6 अप टू 20। जब यहाँ पे 20 आएगा I की वैल्यू, तो 20 इज लेस देन इक्वल टू 20, 20 इक्वल है 20 के, ये लूप तब भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन उसके बाद एक दफा फिर से जब I प्लस प्लस होगा, I की वैल्यू 21 हो जाएगी, और 21 नॉट लेस देन इक्वल टू 20, तब ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। मींस कितनी दफा ये कंडीशन चेक हो रही है? 21 टाइम्स। अगर ये n यहाँ पे 20 है तो ये 21 टाइम्स है। अगर यहाँ पे n होता 25 तो ये कंडीशन होती 26 टाइम, ये कंडीशन चेक होती। अगर यहाँ पे होता 30 तो ये 31 टाइम होती। इसका मतलब है अगर ये मेरे पास n है n, तो ये स्टेटमेंट कितनी दफा होगी? n प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह ये I प्लस प्लस जो है ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब आप ये स्टेटमेंट देखें, ये है तो सिंगल स्टेटमेंट, वन टाइम ही चलेगी,
लेकिन ये 1 टाइम बार बार कितनी दफा चलेगी, n टाइम। तो मैं कहता हूं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n के साथ, तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट निकलेगी मेरे पास, ये कितनी दफा चल रही होगी, ये n टाइम चल रही होगी, बिग ऑफ n टाइम चल रही होगी। तो आप इन सब को ऐड करें और देखें क्या बनता है। तो हम ऐड करते हैं 1 प्लस 1, ये मैंने 1 ये वाला लिखा है, 1 प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस n। तो ये कितना हमारे पास बनता है, एक्चुअल में ये देखें हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, एक फंक्शन बन रहा है। तो हम अक्सर इसको फंक्शन ऑफ n भी बोलते हैं। तो हम कहेंगे 1 प्लस 1 2 3, तो 3 प्लस 1 2 3, 3 प्लस 3n, और इसको यूं भी लिखा जा सकता है 3n प्लस 3, और ये मेरे पास निकला है फंक्शन ऑफ n। अब ये मेरे पास जो इक्वेशन निकली है, तो मैं डायरेक्ट इसको नहीं बोलूंगा कि ये बिग O ऑफ 3n प्लस 3। सपोज करते हैं हम n की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं n हमारे पास, दूसरी तरफ हम कहते हैं ये वाला जो फंक्शन है ना 3n प्लस 3। तो n की वैल्यूज पुट करें जरा, आप n की वैल्यूज पुट करें, n की वैल्यू 1 पुट करें, तो ये क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ 1। तो 3n मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, ये कितना बनेगा, 6 बनेगा। उसके बाद मैं पुट करता हूँ n को 2, तो ये कितना बनेगा, 3 2 6, 6 प्लस 3 ये बनेगा 9। अब मैं पुट करता हूं 100, तो देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300 प्लस 3, तो 309। तो इसमें एक्चुअल में ये वाला जो 3 है और ये वाला जो 3 है, असल ये चेंज नहीं कर रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, बल्कि कौन इफेक्ट डाल रहा है, ये वाला जो n है ये इफेक्ट डाल रहा है। तो मैं कांस्टेंट्स जो मेरे इस फंक्शन में है ना, जिस तरह 3 है कांस्टेंट, ये वाला 3 कांस्टेंट है, तो मैं इनको क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, और इनको इग्नोर करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, n। तो बेसिकली मेरे इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n होगी। आपने कभी लीनियर इक्वेशन का नाम सुना होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर x की वो 1 है, इसीलिए इसको लीनियर बोला जाता है। और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जिसमें x की पावर 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी तो n की पावर 1 है, और यहाँ पे भी n की पावर इसकी वजह से 1 निकली है। तो ये बिग ऑफ n की पावर 1 है। तो जब भी n की पावर 1 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है, तो ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बोलते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब भी हमारे पास बिग ऑफ n में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी तक के लिए दो आपने टाइप्स पढ़नी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, एक है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट क्या थी, बिग ऑफ 1। इसी तरह दूसरी आपने क्या देखी है, लीनियर। लीनियर कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग ऑफ n। बिग ऑफ n का मतलब है जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होता जाएगा डाटा का, वैसे वैसे ये जो लूप है ये भी उतनी दफा एग्जीक्यूट होगा जितना आपका डाटा है। अगर n आपका सपोज n आपका है 10,000 आपके पास नंबर्स हैं, आपने उन नंबर्स को डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए आपको हर एक नंबर डिस्प्ले करना पड़ेगा, सी आउट करना पड़ेगा। तो आपका लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेकर आपका लूप चलेगा 10,000 तक। तो 10,000 दफा वो सी आउट वाली जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको बोलते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। अगर हमारे पास नेस्टेड लूप आ जाए, सपोज आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n, या फिर इस लूप को आप शुरू कर लें 1 से, या अगर 0 से शुरू करना तो इसको लेस देन n आप रख लें। तो और यहाँ पे मैं कहता हूँ i प्लस प्लस, ये मैंने कर दिया, और सपोज n मेरे पास है 10। ऑफ कोर्स ये लूप 1 से लेके 10 तक 10 टाइम्स चलेगा। इसके अंदर मैंने एक और लूप लगाया, इसको हम j कह लेते हैं। इंटीजर j इज इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल टू
n एंड j प्लस प्लस, और यहां पे मैं सी आउट कर लेता हूं i मल्टीप्लाई बाय j, और ये ब्रैकेट ये खत्म। अब आप इसमें देखें कि कौन सी स्टेटमेंट कितनी दफा रन होगी। अगर हम एक काम करें कि अभी हमने सिंगल लूप के ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी, वो बिग ऑफ एन निकली, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये एक सिंगल लूप है, ये वाला। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कैलकुलेट की जाए, ये जो बॉक्स में लिखा है, तो ये बनेगी बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन ये बनेगी। ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा चलेगी? वन टाइम। ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा चलेगी? n प्लस वन टाइम। ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा चलेगी? n टाइम। और लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट जो है ओवरऑल वो कितनी दफा चलती है? वो भी n टाइम ही चलती है। तो ये अगर n, ये बिग ऑफ n है, तो ये बिग ऑफ n कितनी दफा चलेगा? n टाइम चलेगा। तो मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको n से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये n से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? n स्क्वायर बन जाएगा। आप इन सबको जरा ऐड करें, ये क्या बनेगा? वन प्लस एन प्लस वन, ये वन ये वाला मैंने ऐड किया है, उसके बाद ये n प्लस वन, अब n ऐड करते हैं तो प्लस n, और उसके बाद एट द एंड n स्क्वायर। तो आप इसको लिखना शुरू करें, ये जो फंक्शन आपके पास निकलेगा n का, वो क्या निकलेगा? n स्क्वायर प्लस n और n को ऐड करें तो ये बन जाएगा 2n, प्लस वन और वन को ऐड करें ये बनेगा 2। अब आप इस इक्वेशन में देखें कि n की सबसे बड़ी पावर क्या है? n की सबसे बड़ी पावर है ये वाली n स्क्वायर। आप n की वैल्यूज पुट करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो वैल्यू पे डालेगी वो n स्क्वायर डालेगी चीज। तो इस केस में आपने इस 2 को भी इग्नोर कर देना है, इस 2n को भी आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये n स्क्वायर से छोटी वैल्यूज हैं। n स्क्वायर जो है ये डोमिनेंट वैल्यू है, डोमिनेंट वैल्यू जो जो आपके डाटा पे या आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, वो n स्क्वायर है। तो आप n स्क्वायर को सिर्फ ले लेंगे और आप कहेंगे इस तरह का एल्गोरिथम जो नेस्टेड लूप है, हम इसको किस तरह लिखेंगे? बिग ऑफ n स्क्वायर में। और n स्क्वायर का ये पावर 2 है, तो पावर 2 के केस में मैंने आपको बताया हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब भी स्क्वायर में आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम उसको क्या बोला करेंगे? क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपने कांस्टेंट पढ़ी, लीनियर पढ़ी, और थर्ड नंबर पे आपने कौन सी देखी? कांस्टेंट टाइम सॉरी कांस्टेंट नहीं, आपने देखी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्वाड्रेटिक को हम कहते हैं बिग ऑफ एन स्क्वायर। अगर आपका किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की जरूर टाइमली कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, और उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कुछ लेट सपोज अगर मेरे पास डाटा है और डाटा का साइज को मैं n कह रहा हूं और n मेरे पास 10 है, तो आप यहाँ पे सॉर्टेड 10 नंबर्स लिखें, सॉर्टेड 10 नंबर्स। तो इसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, मुझे ये ज़रा स्क्रीन की ज़रूरत है बोर्ड की बड़े की, तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ हम स्टार्ट से शुरू करते हैं इसको, इस वाली टाइप को पढ़ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे n मेरे पास है 10, मतलब मेरे पास 10 नंबर्स हैं, या 10 मेरे पास मेरे फ्रेंड्स के नेम्स हैं। ये डाटा का साइज है 10। तो डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो मैं डाटा भी लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ नंबर्स, और वो नंबर्स मैं लिखता हूँ अनसॉर्टेड, मतलब किसी तरतीब में वो नंबर नहीं पड़े होंगे। सपोज यहाँ पे 0 पड़ा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर है -1, तीसरा नंबर है 200, फोर्थ नंबर है 401, 399, 55, 22, 19 और 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मेरे पास 101 है। तो ये टोटल मेरे पास 10 नंबर्स हैं। अब सपोज इसमें से आप फाइंड करना चाहते हैं 10 को, और आपने यहां से स्टार्ट करना है फाइंड करना,
और ये किसी अगर अरे में डाटा पड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स ये उस अरे का 0 इंडेक्स होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट वाला इंडेक्स 9 होगा। तो मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा जो हर दफा चेक कर रहा होगा क्या ये नंबर मेरे 10 के बराबर है। नहीं बराबर, नेक्स्ट नंबर पे मूव करूंगा, नहीं बराबर, इधर, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर और सबसे एंड पे ये 12 है। तो मुझे ये 10 जो मैंने फाइंड करना था ये नहीं मिला। लेकिन इसके लिए मुझे सारा डाटा ट्रेवर्स करना पड़ा है। मैं यहाँ पे पहले दो नंबर्स को चेक करके ये नहीं कह सकता कि मुझे 10 नहीं मिला। मुझे सारा डाटा चेक करना पड़ेगा, फिर मुझे पता चलेगा कि ये 10 इसके अंदर नहीं है। तो आपको पूरा एक लूप लगाना पड़ेगा स्टार्ट से एंड तक। और लूप के केस में आपको मैंने बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस 10 को फाइंड करने की वो क्या होगी, आप n की वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो ये क्या निकलेगी, बिग ऑफ 10। अगर ये मेरे पास n 8 होता तो ये मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में निकलती 8। अब देखें ना, आपने अगर ये नंबर फाइंड करना है 10, तो आपको कब सबसे ज्यादा खुशी होगी कि यार ये 10 इधर कहां पे पड़ा हो कि आपका सबसे कम टाइम लगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टार्ट में बिल्कुल पड़ा हो तो आप कहेंगे ये बहुत अच्छा है, 10 मुझे स्टार्ट में मिल गया। और वर्स्ट आपको कब सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा कि यार 10 ये कहां पे पड़ा हो जाके कि मुझे ये 10 फाइंड करते हो सबसे ज्यादा टाइम लगा। तो आपको सबसे एंड पे अगर ये पड़ा होगा या बिल्कुल ही नहीं पड़ा होगा तो मुझे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा होगा। तो अगर n मेरे पास 8 है तो वर्स्ट केस में मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 8। इसी तरह अगर मेरे पास n 16 है तो ये बिग ऑफ 16 होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस डाटा को ना मैं सॉर्टेड फॉर्म में लिख देता हूं। तो जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा -1, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 0, 0 के बाद इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 है। 12 के बाद इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 19 है। 19 के बाद इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 22। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 55। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, 101। उसके बाद 200। उसके बाद 399 और सबसे एंड पे पड़ा हुआ है 401। तो मेरे ख्याल से ये टोटल मैंने 10 नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं कहूँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर्स ही हैं, 8 नंबर्स ही हैं, 10 नंबर्स नहीं है, तो चेक करते हैं कि 200 को हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं कि किसी तरीके से हम ये जो बिग ऑफ n है ना इसको कम कर सकेंगे, टाइम कम लगे इस 200 को फाइंड करने में। तो ये एक ऐसा एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं जो हमें ये 200 फाइंड करने में ना, फाइंड करना है आपने 200। तो मैं कहता हूं कि यार हम अगर ये हमारे पास स्टोर हुआ है किसी अरे के अंदर, तो ये उस अरे का 0 इंडेक्स है, ये उस अरे का 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 5 6 और ये है 7। तो मैं कहता हूं कि इसमें ना ये सबसे पहले वाले को मैं कह देता हूं स्टार्ट इंडेक्स और सबसे लास्ट वाले को मैं कह देता हूं एंड वाला इंडेक्स। मतलब ई आप इसको कह दें, ई मैंने कह लिया एंड इंडेक्स। तो मैंने ये करना है कि स्टार्ट और एंड को प्लस करके ना मिड कैलकुलेट करना है कि मिड वाला इंडेक्स क्या बनता है। तो आप 7 और 0 को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा 3.5 और अगर मैं इंटीजर वैल्यू लूं तो मेरे पास निकलेगा 3। अब आपने ये चेक करना है कि क्या 3 के ऊपर ये नंबर 200 पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो ऑफ कोर्स ये 200 के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि ये नंबर नहीं पड़ा हुआ। तो आपने ये चेक करना है कि 200 इस 19 से बड़ा है या छोटा है। तो 200 इस 19 से बड़ा है, इसका मतलब है कि मैं इस वाले डाटा को डिस्कार्ड कर सकता हूं, मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर सकता हूं। अब मैंने अपना डाटा फाइंड करना है इसके अंदर, तो एंड यही रहने दें और ये जो स्टार्ट है ना, ये आपने जो मिड कैलकुलेट किया था इससे एक आगे वाला नंबर स्टार्ट बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं अगर मेरे पास मिड कैसे निकल रहा था, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 से, तो मैं कह सकता हूं अब स्टार्ट की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये मिड प्लस 1, मतलब ये 4 बन जाएगा 4। तो मैं एस मेरा आ जाएगा इस जगह पे। अब मेरा एस 4 है, ई 7 है। दोबारा फिर ये कैलकुलेट करें
अब मेरे पास अरे ये वाली बन गई है जिसमें मेरे पास ये 4 इंडेक्स है, 5 6 7। तो अरे यहाँ पे दोबारा फिर से हम लिख लेते हैं 22 55 101 और 200। इसी तरह इनके इंडेक्स भी दोबारा लिख लें। इनके इंडेक्स ये था 4, ये है 5 इंडेक्स, ये है 6 इंडेक्स और ये है 7 इंडेक्स। इसको आपने बोला है स्टार्ट और इसको आपने बोला हुआ है एंड। अब बताएं मिड क्या निकलेगा? 4 और 7 को प्लस करें, ये निकलेगा 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 ये निकलेगा 5.5। तो 5.5 का मतलब है कि हमारा मिड निकलेगा 5। अब चेक करें 55 और 200 इक्वल है जो हमने फाइंड करना था, नहीं इक्वल। फिर ये आपने चेक करना है क्या 200 इससे आगे पड़ा या पीछे पड़ा है। तो इसी तरह हम स्किप कर देंगे ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को हम फर्दर लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 101 और यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 इंडेक्स है और ये है 7 इंडेक्स। तो स्टार्ट हमारा इस दफा ये होगा और एंड हमारा इस दफा ये होगा। अब दोबारा फिर आप कैलकुलेट करें इनका जो मिड है, 6 और 7 को ऐड करें तो ये बनेगा 13। 13 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 6.6। मतलब मिड क्या आपका निकल आएगा? मिड निकल आएगा ये 6। तो आप चेक करें कि क्या मिड पे 200 वो वैल्यू जो फाइंड करें वो पड़ी है। पड़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ी तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे और चेक करेंगे 200 इस मिड से आगे पड़ा या पीछे पड़ा। तो ऑफ कोर्स मिड से ये बड़ा है 200, तो ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? नेक्स्ट पे पड़ा हुआ है। अब स्टार्ट हमारा यहाँ पे मूव कर देगा इस जगह पे, सॉरी स्टार्ट। तो स्टार्ट भी यही है, एंड भी यही है। दोबारा फिर से मिड कैलकुलेट करें, 7 + 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या निकलेगा? 7 ही निकलेगा। तो इसका मतलब है हमारा मिड क्या आ गया? ये 7 आ गया। चेक करें मिड के ऊपर 200 वैल्यू पड़ी है या नहीं पड़ी। मतलब इसको हम नेक्स्ट लेके चले थे ना, इसको जब नेक्स्ट लेके चलेंगे तो 200 पे क्या वैल्यू 200 पड़ी है? तो हाँ पड़ी हुई है। तो अब चेक करते हैं कि कितने स्टेप्स के अंदर आपको ये 200 मिल गया। अगर मैं कहूं कि आपका ये वाला जो डाटा था ये ओवरऑल डाटा था, यहां से कलर इसका चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अगर ये ओवरऑल मेरे पास डाटा, मैं इसको कहता हूँ ये ओवरऑल कंप्लीट मेरे पास ना 1 है ये डाटा। तो यार जब ये हाफ में डिवाइड हुआ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये 1/4 हो गया और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस जगह पे कि ये 1/8 हो गया। अगर नेक्स्ट भी मूव करते तो ये इसका भी हाफ हो जाना था और नेक्स्ट पे ये क्या हो जाना था 1/16 हो जाना था। उसके बाद फिर हाफ होना था तो ये हो जाना था 1/32। अब आप गौर करें ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। ये वाली चीज बनी है और आप देखें ये 1/8 वाले टाइम पे हमें ये आके मिल गया 200। या हमें ये 200 मिल जाना था इस जगह पे। अगर नहीं भी मिलता तो इसके बाद कोई डाटा बचना ही नहीं था। इसका मतलब वर्स्ट केस में ये 1/8 तक गया है। पहले 1 था, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8। तो वर्स्ट केस में ये 1/8 तक गया है। तो आपको नहीं लगता ये नीचे 2 का टेबल लिखा हुआ, अगर मैं इसको यूं लिख लूं 2 की पावर 0 + 1/2 की पावर 1 + 1/2 की पावर 2 + 1/2 की पावर 3, तो ये 2 का टेबल है। ये 2 की पावर मूव करी, 2 की पावर 0 1 होती है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 1/1 लिखा हुआ है। तो यार ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये लॉग का फॉर्मूला, लॉग ऑफ n का फॉर्मूला, जिसमें लॉग की बेस होती है 2। ये देखें ये नीचे 2 है ना, इस 2 की वजह से ये लॉग विद बेस 2 है। अगर यहाँ पे 1/3 की पावर होता तो ये होना था log बेस 3। अब अगर ये नेचुरल लॉग होता log बेस 10 तो फिर 1 बाय क्या होना था, फिर यहाँ पे 1/10 होना था। 10 की पावर होनी थी 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। तो फिलहाल क्योंकि ये फॉर्मूला जो हमने निकाला 1/2 है तो हम लोगों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकली है, log बेस 2 ऑफ n। अब बताएं n टोटल क्या था आपका, डाटा कितना था n था आपका 8। तो log ऑफ लगाएं इधर फॉर्मूला log 2 और यहाँ पे n की जगह पे 8 लगाएं। और अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपको देगा 3। और अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो ये 3 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
log base 2, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो ना, आपने ये देखना है कि 2 की पावर कितनी लें कि ये वाला नंबर आ जाए। अब बताएं 2 की पावर कितनी लें कि 8 आ जाए। तो 2 की पावर 3 अगर हम लोग लें तो ये 8 आ जाता नंबर। इसी वजह से यहाँ पे ये पावर जो 3 आ रही है ना, ये 3 हमारा आंसर है। तो यार अगर मैं कंपैरिजन करूं कि ये जो हमने ये वाला एक एल्गोरिथम देखें, ये दोनों एल्गोरिथम सर्चिंग के थे। ये भी ऊपर वाला एल्गोरिथम भी सर्च ही कर रहा था, लेकिन ये बिग ऑफ एन में सर्च कर रहा था। ये नीचे वाला एल्गोरिथम ये लॉग ऑफ एन में सर्च कर रहा है। इसीलिए इस एल्गोरिथम को बोलते हैं लीनियर लीनियर सर्च या लीनियर सर्चिंग। और ये जो हमने अभी डिस्कस किया इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च या फिर बाइनरी सर्चिंग। इसको बाइनरी क्यों बोला गया? क्योंकि ये हाफ हाफ के अंदर डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको बाइनरी सर्च बोला गया है। यार बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ लॉग ऑफ एन है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, मैं कहूं एक तरफ हमारे पास क्या हो, बिग ऑफ एन हो लीनियर सर्च के लिए, एक तरफ हो लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, बिग ऑफ लॉग ऑफ एन, ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और यहां पे मैंने लिखा एफ ऑफ एन। अब एन की वैल्यू पुट करते जाएं। मैंने कहा एन की वैल्यू 1 है, बिग ऑफ 1 क्या निकलेगा 1, ठीक है। और ये लॉग ऑफ 1 क्या निकलेगा, ये लगभग तकरीबन 0 के आसपास निकलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट कुछ निकलेगा। तो यहां पे अगर ये हो 2 एन तो ये क्या निकलेगा, बिग ऑफ 2। ये क्या निकलेगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, log ऑफ 2। यहाँ पे बेस 2 है, तो बताएं 2 की पावर कितनी लें कि 2 आ जाए। तो 2 की पावर 1 लें तो 2 आ जाता है। इसका मतलब है ये देखें यहाँ पे फर्क नजर आ गया है कि बिग ऑफ 2 आ रहा है और ये हाफ है उसका, बिग ऑफ 1 है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर इसको डबल करते हैं, 2 से 4 डाटा हो गया मेरा, तो ये कितना होगा, ये 4 ही होगा। ये कितना हो, 2 की पावर कितनी लें कि 4 आ जाए, ये 2 की पावर 2 लें तो 4 आता है। इसी तरह अगर ये 8 हो तो 8 के केस में ये 8, 2 की पावर 3 लें तो हमारे पास 8 आता है। फिर डबल करें 16, ये 16 ही रहेगा लेकिन ये 4 हो जाएगा। इसी तरह 32 पे ये 32 ही रहेगा लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल होता जा रहा है ये डाटा। तो ये अगर लीनियर सर्च लगाते तो टाइम डबल होते जाना था, टाइम डबल होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये बाइनरी सर्च की बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक 1 का डिफरेंस आ रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो दोनों में से बेस्ट सर्चिंग के लिए कौन सा हुआ, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो एल्गोरिथम है ये इस टाइम के लिए ये बेस्ट एल्गोरिथम है सर्चिंग का। ये log ऑफ n में नहीं कैलकुलेट, ये बिग ऑफ n में नहीं कर रहा लीनियर सर्च में, ये बाइनरी सर्च log ऑफ n में कर रहा है। तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे सर्चिंग के लिए फिलहाल, कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n है। तो अभी तक के लिए आपने 4 टाइप्स पढ़ ली हैं। पहली वाली जो टाइप थी वो थी कांस्टेंट, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरी थी लीनियर। तीसरी वाली कौन सी थी, क्वाड्रेटिक। और फोर्थ वाली आपने कौन सी पढ़ी है, इसको इसको बोलते हैं लोगरिथमिक, लोगरिथमिक। अब एक और भी होती है, वो होती है एन लोगरिथमिक, एन टाइम ऑफ log ऑफ एन। ये नॉर्मली कब होती है, जैसे ये हमने ऊपर ये वाला मामला किया है ना, ये सारा यार अगर यही log ऑफ n बार बार मुझे करना पड़े और n टाइम करना पड़े, तो मैं उसको बोलूं, उस तरह के एल्गोरिथम को बोलूंगा कि ये कितना टाइम ले रहा है, ये n log ऑफ n टाइम ले रहा है। अगर इसी के साथ कंपेयर आपने करना हो n log ऑफ n वाले एल्गोरिथम को, n log ऑफ n वाले एल्गोरिथम को, तो बताएं अगर n मेरे पास 2 है तो ये मुझे आंसर क्या देगा, ये मुझे देगा, ये तो 1 देगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई जब होगा तो ये मुझे आंसर दे देगा 2। इसी तरह जब मैंने ये कैलकुलेट करूंगा 4 के लिए, तो ये मुझे देगा 4 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 4 क्या होगा 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये मुझे 8 देगा। अब आप देख सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा इन तीनों में से ज्यादा है। तो इसका मतलब है अगर ये तीनों ही मेरे पास आ जाए और पूछा जाए कंपैरिजन करो तो सबसे वर्स्ट वाला कौन सा है, वर्स्ट की बात कर रहा हूं, ये वाला सबसे वर्स्ट है। सबसे बेस्ट कौन सा वाला है, ये वाला है। और इनमें जो दरमियाना वाला है एवरेज, वो कौन सा वाला है, वो ये एल्गोरिथम है। तो आई होप सो कि आपको ये 4 तरह की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ये कैलकुलेट, बल्कि 5 तरह की, 1 2 3 4 5 तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है,
ये कैलकुलेट करनी आ गई होंगी। इसी तरह मेरे पास एक्सपोनेंशियल भी होती हैं कुछ, जैसे 2 की पावर n। ये ऐसे एल्गोरिथम जिनकी 2 की पावर में चले जाती है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो सबसे दुनिया के वर्स्ट तरीन समझे जाते हैं एल्गोरिथम, जो 2 की पावर में चले जाते हैं। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ 2 की पावर, अगर मेरे पास 3 का डाटा है तो इस 3 के ऊपर 2 की पावर 3 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2 की पावर है 10, तो ये 2 की पावर 10 ये मेरे पास चले जाएगा 1024 के अंदर। तो ये चेक कर सकते हैं आप कितना डिफरेंस आया। हालांकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आया है, 3 से 10 तक जाने में कितना डिफरेंस, 7 का। जबकि 8 से आप 1024 का डिफरेंस देखें तो ये तकरीबन बनता है 1016, मतलब 1016 का डिफरेंस बनता है। अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आई होप सो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कैलकुलेट करनी आ गई होंगी। आपको जब भी एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना है तो आप उन एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करें। उनकी बेस पर आप बता सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है और कौन सा वाला एल्गोरिथम वर्स्ट है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप बेल आइकन पे को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।